हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और यहाँ पे 6 बजे मैथ का मेरे वेबसाइट पे लाइव टेस्ट होगा, तो आप लोग जरूर उस टेस्ट को दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो दूरबिंदु अनंत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकटतम बिंदु कितना होता है, तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ए ऑप्शन है त्वचा कोशिका, बी ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, सी ऑप्शन है रक्त कोशिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो तंत्रिका कोशिका है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है कोई आबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो 2 आबंध होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है, इसे आपको याद रखना है। और दूर दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस लगा के दूर किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है। ए ऑप्शन है परमाणु, बी ऑप्शन है आयन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है लिथियम को, बी ऑप्शन है कैल्शियम को, सी ऑप्शन है कॉपर को, डी ऑप्शन है आयरन को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम और सोडियम दोनों को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है लकड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है मेडुला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है। तो नेफ्रॉन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पारा एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है पुतली, डी ऑप्शन है आइरिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है विस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उपचयन की क्रिया होता है इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है मृदा, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है जीवधारी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रक्त क्या है। ए ऑप्शन है जल संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, सी ऑप्शन है रक्त संयोजी ऊतक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। ए ऑप्शन है गिल्स से, बी ऑप्शन है फेफड़ा से, सी ऑप्शन है त्वचा से, डी ऑप्शन है नाक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है। तो जो केंचुआ होता है ये त्वचा से श्वसन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन ऊष्मा का कुचालक है। ए ऑप्शन है लेड, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन ऊष्मा का कुचालक है। तो जो लेड होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो चांदी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संरक्षण,
बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है विद्युत अपघटन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। ए ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है रक्त की कमी से, डी ऑप्शन है मोटापा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है। ए ऑप्शन है परिवहन, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का वृक्क कौन सा कार्य करता है, तो उत्सर्जन का कार्य करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 के बराबर, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है शारीरिक संतुलन के लिए, सी ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, डी ऑप्शन है सभी के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, शारीरिक संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है और हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन के 2 नियम है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन है पानी में, बी ऑप्शन है वायु में, सी ऑप्शन है कांच में, डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात यानी शून्य में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का,
सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है समतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर के द्वारा, बी ऑप्शन है आमीटर के द्वारा, सी ऑप्शन है दोनों के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो जो धारा होता है ये आमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभवांतर किससे मापा जाता है, तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है तांबा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो सोना पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। ए ऑप्शन है एमीटर में, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर में, सी ऑप्शन है कुंडली में, डी ऑप्शन है विद्युत सेल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है प्रिज्म का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है मिट्टी, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक वन संपदा का उदाहरण है। तो लकड़ी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C12H22O11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 6C6H12O6 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन है CO2, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल का भी आवश्यकता पड़ता है, सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता पड़ता है, यानी इनमें से सभी का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है टमाटर में,
बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है हल्दी यहाँ पे दही में, डी ऑप्शन है सिरका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो जो टार्टरिक अम्ल होता है ये इमली में पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ए ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है अग्न्याशय, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है हृदय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत यानी लीवर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है अंडाशय, बी ऑप्शन है गर्भाशय, सी ऑप्शन है शुक्रवाहिका, डी ऑप्शन है डिंबवाहिनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है अक्रिय गैस, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। तो क्षारीय धातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक, बी ऑप्शन है वास्तविक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है ए मीटर से, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर किससे मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। ए ऑप्शन है मोसले ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। तो मोसले ने बनाया।
यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के इस मॉडल पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे 6 बजे गणित का टेस्ट होगा वेबसाइट पे, तो जल्दी जल्दी जाइए और 6 बजे वाला गणित का टेस्ट यहाँ पे लाइव टेस्ट आप लोग दीजिए और इसका रिजल्ट 12:30 बजे तक आपको मिल जाएगा। तो 12:30 बजे से पहले यानी आपको 12 बजे तक रिजल्ट यहाँ पे आपको टेस्ट दे लेना है। तो आप लोग याद से जल्दी जाइए और गणित है तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल, आप लोग जाइए और 6 बजे यहाँ पे टेस्ट हो रहा है मैथ का, तो आप लोग जरूर इस टेस्ट दीजिए 6 बजे वाला। और यहाँ पे देखिए ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पीतल उदाहरण है किसका। ए ऑप्शन है धातु का, बी ऑप्शन है अधातु का, सी ऑप्शन है मिश्र धातु का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।